वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हरियाणा का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है 2020 का, उसको क्या करेंगे, डिटेल में सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अ नेशनल इनकम इन फर्स्ट 3 डिकेड ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। क्वेश्चन में बोला है कि जब से इंडियन इकोनॉमी की प्लानिंग स्टार्ट हुई 1951 से, तो पहले जो 3 डिकेड थे उसमें हमारी नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट जो है क्या रही। तो हमारी जो ग्रोथ रेट रही थी वो 3.4% रही थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, कंज्यूमर सरप्लस इज एक्सप्लेन बाय कीपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट। कि जब हम कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं या फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं तो इनमें से किस चीज़ को हम कांस्टेंट रखते हैं। हमें ऑप्शन में बोला है एब्सोल्यूट इनकम, मार्जिनल यूटिलिटी, रियल इनकम, टोटल यूटिलिटी। जब हम क्या करते हैं, कंज्यूमर सरप्लस को एक्सप्लेन करते हैं, उस वक्त हमारी रियल इनकम क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। बाकी हमारी टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एब्सोल्यूट इनकम में चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि ये सब कि हम एडिशनल कितना जो है कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी चेंज होती है और टोटल यूटिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ हमसे पूछा है कि किस चीज़ को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो जो कंज्यूमर की रियल इनकम होती है उसको हम जो है कंज्यूमर सरप्लस एक्सप्लेन करते समय जो है कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंपीरियर गुड्स डिमांड कर्व। कि इंपीरियर गुड्स का डिमांड कर्व है। अब इनमें से ये बताओ कि कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा करेक्ट है। अब आपको पता है इंपीरियर गुड्स का जो डिमांड कर्व कैसा होता है। एक तरफ इंपीरियर गुड्स कैसी होती है, जैसे ही इनकम इंक्रीज होती है डिमांड क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। क्योंकि कोई भी कंज्यूमर क्या है, ऐसी गुड्स को कंज्यूम नहीं करना चाहता जिसमें क्या मिलता हो, जो कि घटिया किस्म की हो। जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज होती है वो वैसे ही उन क्वांटिटी को कम कंज्यूम करता है। देखो OX पर हमने क्वांटिटी ले ली, OY पर हमने इनकम। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई उसने क्या किया, कमोडिटी को कम खरीदना शुरू कर दिया। ये हमें पता है। तो हमारा डिमांड कर्व कैसा हो गया, इसका इस तरह का हो गया और ठीक है, स्टीप सा कर्व हो गया। अब यहाँ बोला है, ऑप्शन देखते हैं क्या बोला हुआ है, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व और यहाँ पर कंपनसेटरी डिमांड कर्व की बात हो रही है। ऑर्डिनरी डिमांड कर्व जो मार्शलियन डिमांड कर्व होता है जो हम डिमांड कर्व में यूज़ करते हैं, और कंपनसेटरी डिमांड कर्व जब हम क्या करते हैं, जब डिमांड कर्व के अंदर कंपनसेटरी डिमांड कर्व वही होता है जब हम इनकम इफेक्ट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो मतलब समझने पड़ेंगे कि ऑर्डिनरी डिमांड कर्व मार्शलियन डिमांड कर्व की बात की है, कंपनसेटरी डिमांड कर्व यहाँ पर हिक्सन और सलस्की का जो डिमांड कर्व है उसकी बात की गई है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है ऑर्डिनरी डिमांड कर्व इज स्टीपर देन कंपनसेटेड डिमांड कर्व। अब हमने क्या कहा कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है वैसे ही वो डिमांड जो है उसकी क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है ना वो क्या होगा, स्टीपर होगा, और जो कंपनसेटेड डिमांड कर्व है उसमें क्या होगी, थोड़ी फ्लैटनेस होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या पूछा हुआ है। बोला है फॉरेन एक्सचेंज रेट प्ले एंड डोमिनेटिंग रोल इन डिटरमाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। कि अगर आपको ये पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का अगर आपको पता है तो इनमें से क्या क्या चीज़ें हम डिटरमाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट हम ये मान लेते हैं समझने के लिए क्वेश्चन को, कि मान लो अगर आपको $1 चाहिए, आपको 80 रुपीज़ जो है इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे, ये हमें पता है। तो हम किसी भी कंट्री का वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वैल्यू जो है उसकी
वो डिसाइड कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपको ये पता है कि आपको $1 के बदले 80 रुपीज़ मिलेंगे, तब आप कितनी कमोडिटी सेल करोगे। यहाँ पर आप लिखो कि मान लो आपने 500 कमोडिटी सेल की, उससे आपको कितनी इनकम मिलेगी, वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो हम वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लगा सकते हैं। हम कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जो है अपनी कमोडिटीज़ में किस चीज़ को ज़्यादा बेचें, किसको कम बेचें। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डायरेक्शन का मतलब होता है कि कहाँ बेचना है, किस कंट्री में बेचना है, किसको बेचना है। ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट पता है तो ये सब ऑप्शन करेक्ट हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोला है इफ द गुड वाई इज सब्स्टिट्यूट फॉर गुड एक्स, अगर वाई जो है, वाई को क्या कर देते हैं हम, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स के लिए, और मार्जिनल रेट जो है सब्स्टिट्यूशन की वो क्या है, इंक्रीजिंग है, तो उन्होंने पूछा है देन गुड एक्स एंड वाई विल बी। क्वेश्चन में हमसे पूछा है अगर हम वाई को सब्स्टिट्यूट करते हैं गुड एक्स के लिए और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो एक्स और वाई किस तरह की गुड्स है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा है। बोला है वो गिवन गुड्स हैं, सेकंड बोला है वो सब्स्टिट्यूट गुड है, थर्ड बोला है सुपीरियर गुड्स हैं, और फोर्थ बोला है कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक तरफ एक्स कमोडिटी ले ली, एक तरफ हमने मान लो वाई कमोडिटी ले ली। अब उन्होंने कहा है हमने वाई कमोडिटी को क्या कर दिया, हमने उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसके लिए, एक्स के लिए। मतलब हमने वाई की जो डिमांड है वो घटा दी है और हमने एक्स को खरीदना शुरू कर दिया। अब हमारा डिमांड कर्व इस तरह का बना, और आपको पता है ये डिमांड कर्व किस तरह का होता है, और क्या बोला है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, इंक्रीजिंग है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग है, मतलब हर एडिशनल के लिए आपको पहले से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखो पहले के लिए मुझे इतना छोड़ना पड़ा, दूसरे के लिए मुझे और ज़्यादा छोड़ना पड़ा, तो इसका मतलब है यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ऐसे इंक्रीजिंग सा ऐसे बनेगा। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होती हैं, पूरक जो वस्तुएं होती है, उसका डिमांड कर्व भी ऐसा होता है, क्योंकि एक की डिमांड और दूसरे की डिमांड एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो जिस तरह का इन्होंने क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है उस अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डायग्राम और जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जहां हमारी इंक्रीजिंग जा रही है, वो दोनों डायग्राम जो है सेम बनते हैं। सबसे पहले आप क्या करना, जो क्वेश्चन बोला है उसके डायग्राम को बनाना। तो आपका कैसा बनेगा, इस तरह का जो है मार्जिनल रेट ऑफ इंक्रीजिंग, इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, आप इन गिवन गुड्स का डायग्राम बनाओ, सब्स्टिट्यूट गुड का बनाओ, और सुपीरियर गुड्स का बना के देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बना के देखो। अब आपको क्या समझ आएगा, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ही ऐसी गुड्स है जिसका डायग्राम आपका इस तरीके का जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप को जो दिखाता है वो इस तरह बनेगा। और ऐसी सिचुएशन में आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीज इन जीएसटी रेट ऑन सेकेंडरी डेरिवेट्स विल विड्रॉ मनी फ्रॉम विच मार्केट। ठीक है, बोला है जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें क्या होता है, जीएसटी की रेट्स क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो ये बोला है क्वेश्चन में, तब ऐसी सिचुएशन में जब सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या हो जाती है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर जीएसटी की रेट जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो क्वेश्चन में बोला है विल विड्रॉ मनी फ्रॉम विच मार्केट, आप कौन सी मार्केट से पैसे को निकालोगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैपिटल मार्केट होती है वहाँ पर दो तरह की मार्केट आपको देखने को मिलती हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। अब क्वेश्चन में बोला है जब सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या होगा, जीएसटी की रेट इंक्रीज करेगी, तो आप पैसा भी तो उसी मार्केट से निकालोगे ना जहाँ पर ये मार्केट एग्जिस्ट करती होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए कैपिटल मार्केट के ही दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। और जब जीएसटी की रेट इंक्रीज करेगी तो हम कैपिटल मार्केट से ही क्या करेंगे, पैसे को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में कौन सी जो सिचुएशन है एक फर्म के किसकी है, संतुलन की है। आपने जितनी भी मार्केट्स पढ़ी हैं
तो सबसे पहले संतुलन के लिए फर्स्ट जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर भी ये वाली कंडीशन क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर संतुलन की सिर्फ कंडीशन पूछी है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेड मल्टीप्लायर इज अ रिजल्ट ऑफ, कि जो ट्रेड मल्टीप्लायर है, ट्रेड जो साइकिल है, सॉरी ट्रेड साइकिल किसका रिजल्ट है। अब आपको पता है ट्रेड साइकिल क्या होते हैं, ये ट्रेड साइकिल ये चीज़ होती है। अब क्या है, ये कैसे बनते हैं, ट्रेड साइकिल में दो चीज़ें काम करती हैं, एक होता है आपका मल्टीप्लायर, ठीक है, एक होता है आपका मल्टीप्लायर, एक होता है एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन और मल्टीप्लायर दोनों काम करते हैं तब हमारी इकोनॉमी में बूम भी आता है, रिसेशन भी आता है, डिप्रेशन भी आता है, और फिर हम रिकवरी की तरफ भी जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेड साइकिल कब बनते हैं, जब दो चीज़ों का इंटरेक्शन होता है, किस किस का, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन, दोनों का अगर इंटरेक्शन होता है तभी हमारे ट्रेड साइकिल जो है वो बनते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो है, हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टूल टू कंपेयर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ टू कंट्री, कि दो कंट्री हैं उनकी आपको क्या करनी है, इकोनॉमिक कंडीशन को कंपेयर करना है कि कौन सी कंट्री किससे कितना अच्छा है और कितना अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से कंपेयर करो, नेट नेशनल प्रोडक्ट से कंपेयर करो, या पर्सनल इनकम से कंपेयर करो, या पर कैपिटल इनकम से कंपेयर करो। अब आपको पता है कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप किसी भी कंट्री की पर कैपिटल इनकम देखो, क्योंकि पर कैपिटल इनकम आपको ये बताएगी कि वहाँ पर जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, कैसा होना चाहिए, कैसा हो सकता है। तो यही है कि जब आप दो कंट्री का कंपैरिजन करो तो सबसे अच्छा जो मेथड है वो क्या है, पर कैपिटल इनकम जो है सबसे अच्छा मेथड होगा। तो यहाँ पर इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट, जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एन एग्जाम्पल ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। अब बोला है कि इनमें से कौन सा डिसइकोनॉमी नहीं है, किसके लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो इसलिए पहले हमें यहाँ एक टर्म पता होनी चाहिए कि डिसइकोनॉमी क्या होती है। डिसइकोनॉमी होती है कि किसी भी तरह प्रोडक्शन करने की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से फर्म को क्या हो रही है, हानियाँ जो हैं वो हो रही हैं। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ा बनाती है तो उस पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा ऐसी चीज़ है जो एग्जाम्पल नहीं है किसका, डिसइकोनॉमीज ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। हमें बोला है वाटर पोल्यूशन, फॉल इन सेक्स रेशो, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, एंड फोर्थ इज लेबर हाउसिंग प्रॉब्लम। अब आप ये देखिए, वाटर पोल्यूशन होने की वजह से हो सकता है उसके प्रोडक्ट पे या टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे प्रभाव पड़े, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न की वजह से भी हो सकता है कि प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेबर अगर आपको नहीं मिलती तो आपके प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन सेक्स रेशो का तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कोई लेना देना है नहीं, तो ये कैसे उसकी डिसइकोनॉमी बन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पर क्या है, बाकी सभी रीज़न, वाटर पोल्यूशन होगा तब उसके लिए हानि क्रिएट हो जाएगी, क्रॉप पैटर्न चेंज होगा तब भी हानि क्रिएट हो सकती हैं, लेबर को हाउसिंग प्रॉब्लम है वो प्रोडक्शन नहीं करेगा क्योंकि उसको रहने की वहाँ जगह नहीं मिल पा रही, तो ये भी उसकी डिसइकोनॉमी हो सकती है। लेकिन सेक्स रेशो का फॉल होना उसकी किसी तरह की कोई डिसइकोनॉमी नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन एंड द सम ऑफ द डेविएशन विल बी इक्वल टू, ये क्या है कि अगर हम डेविएशन लेते हैं मीन में से और उसका सम करते हैं वो किसके इक्वल होगा। अब आपको पता है ये मीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मीन में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं ना मीन की, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि हम जब डेविएशन करते हैं किसी भी एक संख्या का और उसका फिर हम सम करते हैं वो किसके इक्वल होता है, वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज अ फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर अ प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, कि कौन सी मार्केट ऐसी है जिसमें फर्म का प्राइस पर
किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता एक फर्म का। अब आपको पता है वहाँ पर तो परफेक्ट कंपटीशन होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर फर्म क्या होती है, कीमत को स्वीकार करने वाली होती है, वो कीमत को तय करने वाली नहीं होती। इसीलिए फर्म को एक परफेक्ट कंपटीशन में जो है जाना पड़ेगा हमें इस ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है, हमारा राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है हमसे क्या पूछा है, द रिकमेंडेशन किसकी, द रिकमेंडेशन ऑफ द 14 फाइनेंस कमीशन कवर द 5-year पीरियड, कि जब 14 फाइनेंस कमीशन बना तो उस टाइम मतलब कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है, वो था 2015 से 2020 का जो टाइम पीरियड है वो क्या है हमारा 14 फाइनेंस कमीशन का जो 5 ईयर का टाइम पीरियड है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, जो प्लानिंग की जाती है नियोजन किसी भी चीज़ के लिए हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के हैं। अब देखते हैं कि एक्सेलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, हाँ ये भी है कि हमें अपनी ग्रोथ को क्या करना है, इंक्रीज करना है। उसके बाद है कि पॉवर्टी को आपको रिड्यूस करना है, ये भी हमारा मोटिव है इकोनॉमिक प्लानिंग का। और मॉडर्नाइजेशन, कि हमें सब चीज़ें ट्रेडिशनली छोड़ देनी है और मॉडर्न की तरफ जाना है, तो ये भी हमारी प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर 4th जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास मीन की वैल्यू दी हुई है, मीन की वैल्यू दी हुई है, मीडियन हमें दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें मोड दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, मीन की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, जेड इज इक्वल टू, जेड है मीन है, जेड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जेड क्या है, मोड को दिखाता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सिर्फ हमने क्या करना है, पुट कर देना है। हमारे पास मोड की वैल्यू है वो कितनी है, 10 है। मीडियन हमारे पास कितना है, मीडियन की भी हमारे पास वैल्यू है वो है 20 है। और हमें किसकी वैल्यू नहीं है, हमारे पास 2 मीन की नहीं है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया 10 इज इक्वल टू 3 × 2 60 माइनस 2x, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। अब ये 10 इधर चला जाएगा तो 60 माइनस 10 हो जाएगा 50, तो हमारे पास बचेगा 50 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 50/2। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 25। इसका मतलब हमें समझ आया जो मीन की जो वैल्यू है हमारी क्या आ गई, 25। आपको कुछ नहीं करना, ये मोड होता है इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला आप पुट करोगे, आप वैल्यूज डालिए तो आपका 25 आंसर आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन द इविल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज कैटेगराइज अंडर विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। जब क्या हुआ, स्वतंत्रता से पहले की बात है, तो भारत को बोला गया है कौन सी जो है कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन हमें कहता है कि हमें ओपेक कंट्रीज में कैटेगराइज किया गया था। सेकंड ऑप्शन कहता है एशियान कंट्रीज में कैटेगराइज किया गया था। थर्ड ऑप्शन कहता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। एंड फोर्थ कहता है सार्क जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, देशों का एक समूह है, क्या उसमें कैटेगराइज किया गया था। जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की थी उस टाइम हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर कैटेगराइज किया गया था, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बोला गया है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एवरेज रिवेन्यू कर्व, क्या होता है। अब आप एवरेज रिवेन्यू कर्व बनाओगे तो वो आपका हमेशा ऐसे बनता है और मार्जिनल रिवेन्यू यहाँ से निकलता है, और एवरेज रिवेन्यू कर्व को हम क्या बोलते हैं, वो हमेशा इक्वल होता है डिमांड के बराबर। तो एवरेज रिवेन्यू कर्व को हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज रिवेन्यू कर्व को हम डिमांड कर्व भी बोल देते हैं, क्योंकि एवरेज रिवेन्यू की जो शेप है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और डिमांड कर्व की जो शेप है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, और AR और जो डिमांड है वो क्या है यहाँ पर इक्वल होते हैं। इसीलिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको अदर नेम बताना है किसका, एवरेज रिवेन्यू कर्व का, तो वो होता है डिमांड कर्व। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोट द करेक्टरिस्टिक्स
ऑफ कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी, कि जब क्या था औपनिवेश काल था, इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो उस टाइम की हमारी अर्थव्यवस्था थी उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कॉलोनियल पीरियड जब हमारे ऊपर अंग्रेजों ने आज़ाद किया, बहुत पहले टाइम की बात हो रही है। अब बोला है आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये बताओ कि कौन सी बात विशेषताओं में नहीं आती। ठीक है, बोला है कि उस टाइम क्या हमारा रीजनल बैलेंस हुआ था, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कि हमने हर एक सेक्टर का बैलेंस किया था। सेकंड ऑप्शन में बोला है लो पर कैपिटल इनकम। थर्ड ऑप्शन में बोला है सब्सिस्टेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है पुअर इंडस्ट्रियल बेस। जब हमारे ऊपर बहुत पहले टाइम में अंग्रेजों ने राज किया था तब हमारी कैपिटल इनकम भी लो थी, हमारा प्रोडक्शन भी सिर्फ इतना था कि हमारा सब्सिस्टेंट लेवल की जो नीड्स होती थी उसी को पूरा कर पाता था। पुअर हमारा इंडस्ट्रियल बेस था। इसीलिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नहीं बोलिए ना यहाँ पर, तो उस टाइम हमारा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट तो था ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है हमें। अगले क्वेश्चन में बोला है द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इनकम एंड क्वांटिटी परचेज ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, कि डिफरेंट लेवल है इनकम के और हम क्वांटिटी को जो है परचेज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं। अब आपको पता है एक तरफ आप इनकम लो और एक तरफ आप क्वांटिटी लो। ठीक है, इनकम के डिफरेंट लेवल पर आप कितनी क्वांटिटी को परचेज करते हो, ये रिलेशनशिप आपको हमेशा एंजल कर्व ही दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इनकम ली, मैं यहाँ नॉर्मल गुड्स की बात कर रही हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ पर क्वांटिटी, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी वैसे ही आपने क्या कर दिया, जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज कर दी। तो वो हमेशा आपको बताएगा कौन सा कर्व, कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर हम कितनी क्वांटिटी को परचेज करेंगे, वो हमेशा आपका एंजल कर्व जो है वो बताएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है when the difference between autonomous supply of and autonomous demand for a foreign exchange is positive then the balance of payment will be। अब यहाँ पर क्या बोला है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई की बात हुई है। अब बोला है हमारी इकोनॉमीज के अंदर ये मानो फॉरेन एक्सचेंज की ऑटोनोमस जो सप्लाई है हमारे पास, ये लगा लो एग्जांपल के तौर पे, हमारे यहाँ पर जो सप्लाई है डॉलर्स की वो ज़्यादा है। डॉलर हमने एग्जांपल को समझने के लिए लिया है। अब हमारे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि डिफरेंस किस किस के बीच में है, सप्लाई और डिमांड के बीच में। इसका मतलब सप्लाई हमारे यहाँ पर फॉरेन डॉलर्स की ज़्यादा है और हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज या हम कहें जो फॉरेन डॉलर की डिमांड क्या है वो कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो ज़्यादा है। ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात है ना। किसी भी इकोनॉमी में अगर फॉरेन रिजर्व्स ज़्यादा होंगे उनके पास तो वो अच्छी बात है ना। तो उन्होंने यही बोला ना, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस कैसे आएगा, जब आप डिमांड सप्लाई में से डिमांड माइनस करोगे। तो यही बोल रहा है ना, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस सप्लाई ऑफ एंड ऑटोनोमस डिमांड फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा, जब सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी, तो अपने आप पॉजिटिव आ गया। अब बोला है कि अगर आप इकोनॉमी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है वो क्या है, ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में होगा, बैलेंस होगा, डेफिशिएट में होगा, किस तरह का होगा। अब किसी भी इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज, जैसे इंडिया के अंदर अगर यूएस की करेंसी आ रही है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है ना। तो हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए सरप्लस की बात है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन केंजियन इकोनॉमिक्स इज, कि अगर हम केंज की इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमें बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड ऑप्शन बोला है डायरेक्ट परचेज, थर्ड ऑप्शन में बोला है वेल्थ इफेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है कंजप्शन इफेक्ट। अब सबसे पहले केंज ने जितने भी मॉडल्स दिए उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। और यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी में भी केंज ने ये बोला था कि मॉनेटरी पॉलिसी में भी ज़्यादा इफेक्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट केंज ने कभी बताया नहीं है, कंजप्शन इफेक्ट की भी केंज ने कोई बात, वेल्थ इफेक्ट की भी कोई बात नहीं की। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन केंजियन इकोनॉमिक्स,
तो वहाँ उसके लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि केन्स ने हमेशा बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स फॉर फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर प्लान। इंटरनल सोर्स है कि आपको फाइनेंस करना है, फाइनेंस करने के लिए इंटरनल सोर्स, अगर आपको देश के अंदर पैसा इकट्ठा करना है तो कौन सा पब्लिक सेक्टर का इनमें से इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छा है। तो क्या करती है गवर्नमेंट, जब उसको पैसा इकट्ठा करना होता है लोगों से, वो टैक्स भी लगाती है। डोमेस्टिक सेविंग, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमने जो डोमेस्टिक बैंक में सेव किया उसका भी यूज़ कर लेती है, अलग अलग अपनी स्कीम्स ले आती है, या फिर अपने बॉन्ड्स निकाल देती है गवर्नमेंट जो आम जनता से पैसा लेने के लिए। तो गवर्नमेंट टैक्सेशन के थ्रू भी पैसा ले लेती है, या फिर गवर्नमेंट हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स को भी यूज़ करती है। गवर्नमेंट को अगर पैसे की ज़रूरत होती है इंटरनली तो वो मार्केट से भी क्या कर लेती है, बोरो कर लेती है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अगर इंटरनल सोर्स करना है कि देश के अंदर से ही किसको पैसे इकट्ठा करना है, मान लो सरकार को इकट्ठा करना है, ठीक है, सरकार को देश के अंदर से अगर पैसा इकट्ठा करना है तो वो टैक्स भी लगा सकती है, डोमेस्टिक सेविंग्स भी कर सकती है, मार्केट से बोरो भी ले सकती है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू द नोट अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कौन से मेथड से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नोट इशू करता है। फर्स्ट ऑप्शन है फिक्स ट्रेजरी सिस्टम, मैक्सिमम सिस्टम, प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब करंटली जो है जो नोट इशू किए जाते हैं वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर किए जाते हैं, जिसके अंदर हमें 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है, जिसमें हमारे पास एक 115 करोड़ और 85 करोड़ का अलग अलग पोर्शन में क्या होता है, फॉरेन सिक्योरिटीज गोल्ड होता है। तो यहाँ पर कि करंट में आरबीआई जो है जो नोट इशू करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ करती है, वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसके अंदर हमें 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे आज जो है काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सो आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। कुछ क्वेश्चन हमारे पेंडिंग रह गए हैं, उसको हम अगली वीडियो के अंदर हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और ख़त्म कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।